वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज के वीडियो का टाइटल है 19 नवंबर 2025। आज से ये वीडियो आपको 9 o'clock मिला करेगा रात को। इससे क्या फ़ायदा होगा, जो 7 o'clock तक 7 बजे तक जो 19 तारीख के न्यूज़ है, यानी उस डे का जो न्यूज़ है वो इसमें कवर हो जाएगा। पिछले वीडियो जो आया था वो 17 को आया था, तो इसमें न्यूज़ जो शामिल किया गया है कुछ 17 का है और बेसिकली 18 और 19 तक का है। 19 में जो 6 o'clock तक न्यूज़ आए थे, ठीक है, उनको शामिल किया गया इस पर। तो फटाफट हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में कौन कौन सा न्यूज़ कवर किया गया है। 8th नेचुरोपैथी डे, ये 18 नवंबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड टॉयलेट डे आज यानी कि 19 नवंबर को मनाया जा रहा है। और आज ही प्राइम मिनिस्टर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु गए थे। तमिलनाडु में सॉरी नेचुरल फार्मिंग, साउथ इंडियन नेचुरल फार्मिंग का समिट हो रहा था। उसी में उन्होंने प्रधानमंत्री किसान यानी कि पीएम किसान का 21st इंस्टॉलमेंट रिलीज किया। फिर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट इंडिजिनली डेवलप्ड जीन बेस्ड थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज, जिसका नाम रखा उन्होंने बिरसा 101, बिरसा मुंडा के नाम पे रखा है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग रिलीज हुआ है, जिसमें इंडिया वर्ल्ड के टॉप 4 कंट्रीज में आ रहा है, ठीक है। इंडिया का पहला गीगा स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब, यह सेटअप होगा अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। सरला एविएशन सेटअप कर रहा है। महाराष्ट्र भारत का पहला स्टेट हो गया है जिसने NPCIL के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है कि वो स्टेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करेगा, क्योंकि अभी तक जो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप होते थे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते थे, ठीक है। तो ये पहली बार होगा कोई स्टेट गवर्नमेंट खुद इनिशिएटिव ले रहा है कि वो अपने स्टेट में न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करे। फिर 6th नेशनल वाटर अवार्ड्स, उसमें महाराष्ट्र को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है। उदा देवी पासी, ये फ्रीडम फाइटर हैं, इनका स्टैच्यू अनवील किया गया इन लखनऊ। फिर 3rd इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल दिल्ली में हो रहा है। इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच का जो मिलिट्री एक्सरसाइज है अजय वॉरियर 2025, ये स्टार्ट हो गया आपका राजस्थान में। इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव ये इंडिया में आपका हुआ था न्यू दिल्ली में, आप जानते हो। बेलेम ब्राज़ील में चल रहा है COP 30, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30th एडिशन उसका हो रहा है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उसका जो 30th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 30th मीटिंग है वो बेलम ब्राज़ील में हो रही है। तो वहीं पे 7th एनुअल LED-IT समिट हुआ था और हाई लेवल मिनिस्ट्रियल सेगमेंट हुआ था इंटरनेशनल बिग कैट लायंस। और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस होंगे, नहीं कुछ स्पोर्ट्स के भी इसमें न्यूज़ हैं, ठीक है, वो भी इसमें शामिल किए जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, MCQs हैं, उसको भी हम लोग करेंगे। तो एक एक करके सारा हम लोग पहले देख ले क्या क्या है। तो फर्स्ट कर लेते हैं 8th नेचुरोपैथी डे। नेचुरोपैथी क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई आदमी बीमार होता है ना, तो फिर उस बीमारी का इलाज जो है वो नेचुरल ढंग से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। बेसिकली इसमें एम्फेसाइज किया जाता है आप ठीक से खाना पीना खाओ और मालिश वालिश किया जाता है और उस आदमी को क्योर किया जाता है। सवाल ये उठता है कि भारत में 18 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है नेचुरोपैथी डे, क्योंकि 18 नवंबर 1945 को महात्मा गांधी को लाइफ टाइम चेयरमैन बना दिया गया था ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट। भारत में सबसे ज़्यादा नेचुरोपैथी को पॉपुलराइज करने में गांधी जी का हाथ है, इसीलिए भारत में बहुत लोग गांधी जी को फाउंडिंग फिगर मानते हैं नेचुरोपैथी का। तो 18 नवंबर 1945 को गांधी जी को चेयरमैन बना दिया गया था, इसीलिए हर साल मनाया जाता है 18 नवंबर को नेचुरोपैथी डे। ये जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उसने पहली नेचुरोपैथी डे 18 नवंबर 2018 को सेलिब्रेट किया, तो उसके बाद हर साल मनाया जाता है। तो 2025 का जो नेचुरोपैथी डे हो गया वो आपका हो गया 8th हो गया इसी सीरीज में। इस बार का जो थीम है यानी 2025 का जो थीम है वो है लूजिंग वेट नेचुरली थ्रू नेचुरोपैथी, ठीक है। फिर
दूसरा है वर्ल्ड टॉयलेट डे। आज यानी कि 19 को मनाया जाता है वर्ल्ड टॉयलेट डे, 19 नवंबर को। हिस्टोरिकली देखें तो सबसे पहली बार वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन ने इसको मनाया था 19 नवंबर 2001 को। फिर 2013 में यूनाइटेड नेशंस के जनरल असेंबली ने इसको अडॉप्ट कर लिया और उसने कहा कि अब हर साल 19 नवंबर को मनाया जाएगा एज अ वर्ल्ड टॉयलेट डे। आप जानते हो डेज जब भी पढ़ते हैं तो उसका थीम होता है, तो 2025 का जो थीम है वो है सैनिटेशन इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, ये देखो इसका थीम है। भारत में भी आपने शायद नाम सुना होगा सुलभ इंटरनेशनल का। तो सुलभ इंटरनेशनल और वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड टॉयलेट डे के ओकेजन पे वर्ल्ड टॉयलेट समिट आयोजित कर रहा है न्यू दिल्ली में 3 दिन का। ठीक है, वहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसने एक पूरे साल एक कैंपेन चलाएगा और उस कैंपेन का नाम रखा है टॉयलेट पास है एंड मैं साफ ही अच्छा हूँ। तो ये जो कैंपेन है ना, टॉयलेट पास है एंड मैं सेफ ही अच्छा हूँ, ये किसने स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने स्टार्ट किया है। ये याद रखिएगा वर्ल्ड टॉयलेट डे में। फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी गए हुए हैं, आज 19 है ना, 2 स्टेट गए थे। पहले आंध्रा गए, फिर उसके बाद ये तमिलनाडु गए। आंध्रा में बेसिकली गए थे ये इनॉग्रेशन, इसमें बर्थ सेंटेनरी सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है, सॉरी बर्थ एनिवर्सरी मनाया जा रहा है साईं बाबा का। ठीक है, पुट्टा स्वामी जगह है ना आंध्रा में, वहाँ पे इनका मनाया जा रहा है बर्थ एनिवर्सरी। तो उसी में शामिल होने के लिए प्राइम मिनिस्टर गए थे आंध्र प्रदेश। फिर उसके बाद वो वहाँ से फ्लाइट पकड़े और चले गए कोयम्बटूर। तो कोयम्बटूर क्यों गए? कोयम्बटूर में ना आपका चल रहा था साउथ इंडियन नेचुरल फार्मिंग समिट। ठीक है, ये हो रहा है कोयम्बटूर में। ये 19 से 21 नवंबर को होगा 2025 में। और इसको आयोजित कौन कर रहा है, ऑर्गेनाइज कौन कर रहा है? तमिलनाडु नेचुरल फार्मिंग स्टेक होल्डर्स फोरम। प्राइम मिनिस्टर इसमें गए थे और यहीं पे उन्होंने जो पीएम किसान है उसका 21st इंस्टॉलमेंट रिलीज किया। ठीक है, 21st इंस्टॉलमेंट उन्होंने रिलीज किया। ध्यान ये रखना है, ये हो सकता है पूछे 21st पीएम किसान इंस्टॉलमेंट प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ पे रिलीज किया था, तो वो याद रखिएगा कोयम्बटूर तमिलनाडु में। और ओकेजन वहाँ पे क्या था? वहाँ पे आपका मनाया जा रहा था साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट को मनाया जा रहा था। ठीक है, आप जानते हो प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, यही है ना। देखो पीएम किसान का क्या नाम है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि शॉर्ट करते तो क्या हो जाता है? पीएम किसान। ये जो स्कीम है ना, ये इनकम सपोर्ट स्कीम है। इनकम सपोर्ट का मतलब है भारत सरकार भारत में जितने सारे फार्मर्स हैं उनको एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम दे रहा है। इसको लॉन्च किया गया था प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इन गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। और कब लॉन्च किया गया था? 24 फरवरी 2019 को। ठीक है, देखो ये सब स्कीम होता है ना, वो एवरग्रीन होता है, ये कभी भी पूछ सकता है। तो पीएम किसान योजना यहाँ ये प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च किया था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 24 फरवरी 2019। इसमें क्या होता है? इसमें जो एलिजिबल किसान होते हैं उनको 6000 रुपीज दिया जाता है इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। इसका मतलब हर इंस्टॉलमेंट उनको 2-2 रुपए दिया जाता है एक फाइनेंशियल ईयर में। फाइनेंशियल ईयर का मतलब हो गया 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ये उनको दिया जाता है। ये किस तरह के फार्मर्स को दिया जाता है? पहले जब आया था तब कहा गया था कि ये उन फार्मर्स को दिया जाएगा जिनका लैंड जो है वो 2 एकड़ से कम है, सॉरी स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को दिया जाएगा। बाद में गवर्नमेंट ने रूल को चेंज किया, उसने कहा भारत में जितने सारे किसान हैं, ठीक है, जिनके पास कल्टेबल लैंड है यानी कि जिसपे वो खुद खेती करते हैं, वो इस पे मिलेगा। ऑफ कोर्स कुछ कुछ किसान को इससे बाहर रखा गया है, ठीक है, लेकिन भारत में लगभग हर किसान जिसके पास अपनी जमीन है जिसपे वो खुद खेती करता है उसको मिलेगा पीएम किसान के तहत बेनिफिट। इसमें सारे जो पैसे होते हैं ना वो देता है गवर्नमेंट ऑफ
इंडिया। और ये जो स्कीम है इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो नोडल मिनिस्ट्री हो गया एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ठीक है। इसमें सारे पैसे जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के आते हैं। इसको ये उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है जो आधार से लिंक्ड है। तो अगर आधार इनेबल्ड अकाउंट नहीं होगा तो फिर उस किसान के अकाउंट में ये पैसे नहीं आएंगे। ये तो क्लियर है। और फिर पुत्तथाई पुट्टापर्थी, ये जगह है आंध्र प्रदेश में जहां पे भगवान सत्य साई बाबा का जो बर्थ सेलिब्रेशन था उसके लिए भी प्राइम मिनिस्टर गए थे। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। आज ही जो न्यूज आया था वो था इंडिया हैज लॉन्च्ड बिरसा 101 जीन बेस्ड थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज। तो फिर इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। वो कौन है भाई? वो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें खासियत क्या है? ये भारत का फर्स्ट इंडिजिनियसली खुद का बनाया हुआ CRISPR जो टेक्निक है उसको यूज़ करके जीन थेरेपी डेवलप किया गया है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सिकल सेल डिजीज़। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि 2047 तक भारत सिकल सेल फ्री हो जाना चाहिए। देखो सिकल सेल होता क्या है? सिकल सेल एक जेनेटिक बीमारी है। हमारे शरीर में आपका होता है ब्लड में होता है RBC, रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में ये रेड क्यों होता है? क्योंकि इसमें पाया जाता है हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन बेसिकली बना हुआ होता है किससे? प्रोटीन है और आयरन है। आयरन होता है ना इसमें, इसी कारण हमारा ये लाल दिखता है, ठीक है। हीमोग्लोबिन जो है ना उसका एक शेप होता है नॉर्मल शेप, लेकिन जो सिकल सेल वाले होते हैं ना उसमें उनका शेप जो होता है इलोंगेटेड हो जाता है, वो थोड़ा सा दूसरे शेप का हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? ये जो हीमोग्लोबिन का शेप बिगड़ गया, थोड़ा बड़ा हो गया, इसके कारण जो हमारा आर्टरीज होता है उसमें जो ब्लड का फ्लो होता है उसको वो रोकना शुरू कर देता है, क्योंकि वो क्या करता है? ऑब्स्ट्रक्शन बनने लगता है ना। इससे होता क्या है? ब्लड का फ्लो कम हो जाता है, ठीक है। यानी कि जितना हमारे शरीर के दूसरे पार्ट में ब्लड जाना चाहिए वो ब्लड वहाँ तक उतना पहुँच नहीं पा रहा। तो फिर इससे क्या होगा? हीमोग्लोबिन कैरी करता है ऑक्सीजन और RBC के थ्रू हमारे बॉडी को सप्लाई किया जाता है ऑक्सीजन। अगर हमारे टिश्यूज़ को पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा ऑक्सीजन तो फिर क्या होगा? टिश्यूज़ ठीक से काम नहीं कर पाएंगे। इससे एक बीमारी होती है जिसको एनीमिया बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में कहते हैं ना खून की कमी हो गई। ये जो प्रॉब्लम है ना, ठीक है, इसको कहते हैं सिकल सेल डिजीज़। सिकल सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जो हीमोग्लोबिन का जो शेप है ना वो सिकल के जैसा हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं सिकल सेल डिजीज़। भारत में ये बहुत ज़्यादा पाया जाता है, स्पेशली ट्राइबल पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है 2047 तक। ये जेनेटिक देखो होता है, माँ बाप से बच्चों तक आता है। गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2047 तक ये जो जेनेटिक ट्रांसमिशन है ना माँ बाप से बच्चों तक, इसको भारत में कम्प्लीटली रोक देना है ताकि भारत फ्री हो जाए। क्योंकि ट्राइबल पॉपुलेशन है और जेनेटिक बीमारी है, इसीलिए ना इसका जीन थेरेपी एक इलाज है, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कुछ स्टेप्स उठाए हैं जो पीछे वाले वीडियो में भी देख सकते हो। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स और एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दोनों ने मिलकर एक प्राइज़ बनाया है, उसको नाम रखा है बिरसा मुंडा प्राइज़ फॉर सिकल सेल। इसमें ना आप प्रपोजल है, अगर आप कोई ड्रग्स डेवलप करना चाहते हो सिकल सेल के लिए तो फिर इस बिरसा मुंडा प्राइज़ के तहत आपको 10 करोड़ तक का ग्रांट मिलेगा ताकि आप उसमें R&D कर सको। अभी आपने सुना होगा गुजरात इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जो ट्राइबल्स के जीन्स, ट्राइबल पे फोकस करेगा फॉर जीनोम सीक्वेंसिंग। जीन्स को सीक्वेंस करेगा ताकि वो आइडेंटिफाई करेगा किस जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण ये हो रहा है, यानी हमारे क्रोमोसोम DNA में प्रॉब्लम कहाँ पे है, ठीक है। तो गुजरात है। ये बार बार बिरसा मुंडा क्यों आ रहा है? कौन है ये बिरसा मुंडा? देखो बिरसा मुंडा जो थे ना, आज का जो छत्तीसगढ़ झारखंड है, इनका जन्म वहाँ पे हुआ था, ठीक है। और फिर ये
इन्होंने बाद में ट्राइबल्स के राइट्स के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई की थी। इनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा दिया गया है। झारखंड में या उस ट्राइबल एरिया में इनको माना जाता है धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। ठीक है, धरती यानी फादर ऑफ द लैंड। ठीक है, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा माना जाता है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 15 नवंबर को, इसीलिए देखिएगा हर साल 15 नवंबर को भारत में मनाया जाता है जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय मतलब ट्राइबल, गौरव मतलब प्राइड, दिवस का मतलब तो आप जानते ही हो। इसीलिए देखो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसने कहा है कि वो 2025 को सेलिब्रेट करेगा एज अ ट्राइबल प्राइड ईयर। जनजातीय गौरव दिवस को ना इंग्लिश कर दिया, जनजातीय को कर दिया ट्राइब, ठीक है, गौरव को कर दिया प्राइड, दिवस को उसने कर दिया ईयर। तो गुजरात गवर्नमेंट से दो चीज़ें आपका ट्राइब से रिलेटेड, एक तो वो इस साल को मनाएगा एज अ ट्राइबल प्राइड ईयर, दूसरा वो भारत का पहला स्टेट है जो अपने ट्राइबल पॉपुलेशन के को फोकस करेगा जीन्स के सीक्वेंसिंग के लिए, जेनेटिक सीक्वेंसिंग के लिए। तीसरा याद रखना, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स एंड ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसने बिरसा मुंडा प्राइज फॉर सिकल सेल डिजीज अनाउंस किया है, जिसमें रिसर्चर को 10 करोड़ तक का ग्रांट दिया जाएगा ताकि वो एक ड्रग डेवलप कर सके टू ट्रीट सिकल सेल। ये याद रहेगा, ठीक है। और फिर सिकल सेल क्या होता है, और जितेंद्र सिंह वाला तो आप याद करोगे ही करोगे, ठीक है। फिर एक न्यूज़ आया था ये है ना, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग 2026, ठीक है। इसने एक फिर से रिपोर्ट निकाला है जिसमें वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटीज को रैंक किया गया है। क्राइटेरिया इस बार क्या है, सस्टेनेबल रैंकिंग, ठीक है। सस्टेनेबल रैंकिंग में ना जो यूनिवर्सिटीज होते हैं उनको 3 कैटेगरी पे रैंक किया जाता है। एक देखा जाता है यूनिवर्सिटीज का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या है, सोशल इम्पैक्ट क्या है, और गवर्नेंस इम्पैक्ट क्या है। हमें इसमें बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये सारे फैक्टर्स को वो लेता है। यानी कि अगर 100 पॉइंट्स बनाया तो 45 पॉइंट्स आएगा इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट में कितना आप इफेक्टिव हो, सोशल इम्पैक्ट में 45% है, और गवर्नेंस में कितना है 10% है, ठीक है। ये उन्होंने किया है। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं यूनिवर्सिटीज़ को रैंक करते हैं। तो इसमें हमें क्या क्या याद करना है, इस रैंक में जो टॉप 4 कंट्रीज हैं उसमें एक इंडिया भी है। सबसे ज़्यादा जो यूनिवर्सिटी किसी देश के जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी सस्टेनेबल रैंकिंग में शामिल किया गया है वो यूनाइटेड स्टेट्स का है। उसके कितने यूनिवर्सिटीज़ हैं इसमें, उसके हैं आपके 240 यूनिवर्सिटीज़। सेकंड रैंक पे चाइना है, उसके 163 यूनिवर्सिटीज़ हैं। थर्ड पे है यूनाइटेड किंगडम, उसके 109 है। इंडिया के कितने हैं 105। और फिफ्थ रैंक पे कौन है, फ्रांस। यानी कि US, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, इंडिया और फ्रांस, ये तो हो गया एक इंडिया का। फिर हम लोग क्या याद करते हैं वर्ल्ड की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी कौन है, एक है लुंड यूनिवर्सिटी, ये स्वीडन की एक यूनिवर्सिटी है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है। सेकंड पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, कनाडा की है। फिर UCL, ये लंदन में है, तो ग्रेट ब्रिटेन का हो गया। यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा, एडिनबरा जो है ग्रेट ब्रिटेन में है। और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया, ये कहाँ पे है, कनाडा में, ठीक है। ये 5 वर्ल्ड के टॉप यूनिवर्सिटी हैं। तो भारत के फिर टॉप, तो फिर इंडिया का टॉप रैंक यूनिवर्सिटी कौन है, ये जो लिस्ट आपका निकला था उसमें टॉप रैंक दिया गया है IIT दिल्ली को, ठीक है। लेकिन ओवरऑल वर्ल्ड में इसका रैंक 205 है, इसके रैंक में थोड़ी गिरावट आई। सेकंड पे कौन है, IIT खड़गपुर, थर्ड पे IIT बॉम्बे, फोर्थ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी, और फिफ्थ है IIT मद्रास। इसमें याद ये रखना है QS ने अभी निकाला था वेस्ट एशियन यूनिवर्सिटी, तो जो एशियन यूनिवर्सिटी का जो उसने लिस्ट निकाला था उसमें भारत का टॉप यूनिवर्सिटी था IIT दिल्ली, लेकिन एशिया में इसको रैंक दिया गया था 59th, ठीक है। लगातार 5वीं बार एशियन जो यूनिवर्सिटी का रैंकिंग था QS का, उसमें IIT दिल्ली आपका टॉप पे आया था, ये तो याद रहेगा।
ठीक है। आपने ये भी न्यूज़ सुना होगा, इंडिया का पहला गीगा स्केल इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी हब ये सेटअप होगा अनंतपुर आंध्र प्रदेश में। इसमें देखो ये उसका मॉडल है, ये एक वर्ड यूज़ करते हैं वीटॉल। वीटॉल होता है वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। वर्टिकल टेक ऑफ का मतलब होता है, जैसे आप देखोगे ना हेलीकॉप्टर वर्टिकली टेक ऑफ कर सकता है, वो सीधा ऐसे उठ सकता है और वो सीधा ऐसे आपका लैंड कर सकता है। लेकिन जो एयरक्राफ्ट होते हैं, पैसेंजर एयरक्राफ्ट हो या फिर आपका फाइटर एयरक्राफ्ट हो, उसको रनवे चाहिए। पहले रनवे पे वो आपका स्पीड जनरेट करता है और एक क्रिटिकल स्पीड आने पे वो टेक ऑफ करता है। ठीक है। वर्ल्ड में एक ही फाइटर एयरक्राफ्ट है जो वीटॉल कैपेसिटी है जिसके या कैपेबिलिटी है जिसके पास, वो है F-35। ये लॉकहीड मार्टिन एक अमेरिकन कंपनी है ना जो बनाता है F-35 एयरप्लेन। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ब्रिटेन की जो कैडेट ग्रुप थी वो एक्सरसाइज कर रही थी अरेबियन सी में, उनका एक F-35 को प्रॉब्लम हुआ था और वो तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पे उतर गया था। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी घोषणा की है कि वो सऊदी अरेबिया को F-35 प्लेन बेचेगा। ठीक है। वो देखिए इजराइल होने देता है या नहीं, वो अलग बात है। ये होता है वीटॉल। देखो न्यूज़ में क्या है, तो फिर इसमें याद क्या करना है। ये कौन बना रहा है? सरला एविएशन। ये कंपनी कर्नाटका की है और ये फैक्ट्री सेटअप करेगा कहाँ पे? अनंतपुर में करेगा। ये कहते हैं ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट फैक्ट्री होगा फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट ई वीटॉल। ठीक है। वीटॉल तो मैंने आपको बता दिया, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग। ई का मतलब हो गया क्या? इलेक्ट्रिक। इन्वेस्टमेंट कितना होगा? 1300 करोड़ का। फिर एक न्यूज आपने सुना होगा, महाराष्ट्र जो है भारत का पहला स्टेट है जिसने एग्रीमेंट साइन किया है फॉर न्यूक्लियर पावर जनरेशन। देखो फर्स्ट स्टेट का मतलब क्या? इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है जिसको इस्टेब्लिश करना और उसको रन करना, ये अभी भी पब्लिक सेक्टर कंपनी ही कर सकता है, यानी कि गवर्नमेंट में भी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी। ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दो कंपनी है वही इसको सेटअप कर सकता है। एक है देखो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL, एक तो ये हो गया। दूसरा है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड भावेनी। ध्यान क्या रखना, दोनों में फर्क क्या है? भारत में सेटअप किया जा रहा है फास्ट ब्रीडर रिएक्टर कलपक्कम में। ठीक है। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, एक ही बना है और अभी तक ऑपरेशनलाइज नहीं हुआ है। ये सिर्फ रशिया वर्ल्ड का एकमात्र कंट्री जिसमें कमर्शियली फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑपरेशनलाइज है वो रशिया है। और अगर कलपक्कम वाला प्लांट चल गया तो फिर इंडिया सेकंड हो जाएगा वर्ल्ड का। ये नेक्स्ट ईयर होने की संभावना है। तो नॉर्मल जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स, वो न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड करता है। जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं उसका काम दिया गया है भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड को। यही दो कर सकते हैं, तीसरा कोई नहीं है। इसीलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने एग्रीमेंट साइन किया है न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के साथ। ठीक है। अभी हिंदुस्तान में 25 न्यूक्लियर रिएक्टर्स ऑपरेशनल हैं। ये सारे जो है ना NPCIL के ही हैं और इनकी टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी कितनी है? 8880 मेगावाट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक टारगेट सेट किया है कि 2047 तक भारत में जो टोटल इंस्टॉल न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी होनी चाहिए वो 100 गीगावाट्स की होनी चाहिए, यानी कि 1 लाख मेगावाट के आसपास होनी चाहिए। ये टारगेट है। इसीलिए देखो स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें आ रहे हैं ताकि उनके यहाँ भी न्यूक्लियर रिएक्टर बने, पावर की प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन मिले। ठीक है। इसी कंटेक्स्ट में इसको देख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर पीछे चल जाएं, सितंबर में प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे राजस्थान और उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था 2800 मेगावाट्स माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट का। ये जो माही बांसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट है इसको डेवलप कर रहा है अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड, अश्विनी। देखो ये तीसरी कंपनी आ गई। अश्विनी जो है ना ये जॉइंट वेंचर है। ये जॉइंट वेंचर है किसका? NTPC, इसका नाम आपने सुना होगा। और ये जॉइंट वेंचर है NPCIL का। NTPC जो है उसका स्टेक है इसमें 49% और NPCIL का स्टेक है इसमें 59%।
तो एनटीपीसी ने एनपीसीआईएल के साथ मिलकर एक कंपनी बनाई है अश्विनी। ये राजस्थान में जो बांसवाड़ा जगह है वहां पे सेटअप कर रहा है 2800 मेगावाट्स का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, ये बैकग्राउंड है, इसको थोड़ा ध्यान रखना। हम लोग थोड़ा महाराष्ट्र में ही रहे। ठीक है, तो महाराष्ट्र को मिला है आपका अवार्ड बेस्ट स्टेट का। ठीक है, इन द 6 नेशनल वाटर अवार्ड्स। ये जो नेशनल वाटर अवार्ड्स है ये आपका इंस्टीट्यूट किया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन। डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स, ठीक है, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवनेशन। सिंपल से याद रखो, जल शक्ति मिनिस्ट्री है। इसने 2018 में नेशनल वाटर अवार्ड्स की स्थापना की थी। उसके बाद से ये हर साल दिया जाता है। इसका मेन उद्देश्य है लोगों में वाटर कंजर्वेशन के बारे में जागरूकता और बढ़ानी है। ठीक है, इसमें बहुत सारा लंबा चौड़ा अवार्ड होता है, सारा चीज याद करना इम्पॉसिबल होता है। और लगभग हमेशा याद रखना, ये अवार्ड न्यू दिल्ली में एक सेरेमनी में प्रेसिडेंट देते हैं। तो अभी प्रेसिडेंट कौन है? द्रौपदी मुर्मू। तो इन्होंने ये अवार्ड दिया। बेस्ट स्टेट कैटेगरी में टॉप पे कौन था? महाराष्ट्र, सेकंड पे था गुजरात और थर्ड पे था हरियाणा। महाराष्ट्र याद कीजिएगा। फिर इसमें एक कैटेगरी होता है बेस्ट डिस्ट्रिक्ट। साउथ जोन, जोन वाइज बांट दिया गया है। साउथ जोन में है तिरुनेलवेली, तिरुनेलवेली जो है तमिलनाडु। नॉर्थ ईस्ट जोन में है सिफिजाला, त्रिपुरा। नॉर्थ ईस्ट जोन में सिफिजाला, त्रिपुरा। नॉर्थ जोन में है मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश। वेस्ट जोन में है खड़गांव, मध्य प्रदेश। ईस्ट जोन में आपका राजनांदगांव। फिर पंचायत कैटेगरी में बेस्ट पंचायत है दुबिगन्नेपल्ली, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन। ये कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी शहर में नवी मुंबई, महाराष्ट्र। विलेज पंचायत कैटेगरी, ठीक है, ये तो हो गया। और बेस्ट अर्बन लोकल बॉडी नवी मुंबई, यहाँ तक ठीक है, ये याद रखिएगा। ये अवार्ड 2018 में दिया गया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद से हर साल दिया जाता है। महाराष्ट्र याद करना, बाकी स्किप कर दो, वो चल जाएगा। फिर उदा देवी पासी, ये एक फ्रीडम फाइटर हैं। ठीक है, पासी कम्युनिटी से आती हैं। इनका स्टैचू अनवेल किया गया है लखनऊ में। और इसको अनवेल किसने किया है? राजनाथ सिंह, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं। और यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ हैं। 1987 का जो रिवोल्ट हुआ था, कुछ लोग इसको कहते हैं फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, कुछ लोग इसको कहते हैं सिपाही रिवोल्ट। ठीक है, जो भी है आप जानो। 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, इसमें ये जो वुमेन विंग थी वाजिद अली शाह और बेगम हजरत महल की, उसमें ये वुमेन विंग्स में थी। और कहते हैं कि जब बैटल ऑफ सिकंदरबाग हुआ था लखनऊ में, ठीक है, तो एक पेड़ के ऊपर ये लड़के के वेश में थी, मैन के वेश में थी। इन्होंने गोली मारने की कोशिश थी अंग्रेज को। उस समय इनकी मृत्यु हो गई थी, शहीद हो गई थी। ठीक है, सिंपल सा फंडा याद रखना। उदा देवी पासी स्टैचू किस स्टेट में है या कहाँ पे है? लखनऊ में है। ये फ्रीडम फाइटर हैं, बस इतना काफी है। ठीक है, डिफेंस में रहते हैं। थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल, ये हमेशा होता है न्यू दिल्ली में। इसको इनॉग्रेट किया किसने? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ साहब ने। ये जो है ना, इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया, यूएसआई। इसको 1870 ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था। और ये भारत का सबसे पुराना थिंक टैंक है और नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस सर्विस। सिंपल फंडा याद रखना। थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल या इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल कहाँ होता है? न्यू दिल्ली में। ऑर्गेनाइज कौन करता है? यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। और थर्ड वाला जो था ना, उसको इनॉग्रेट किसने किया? यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर डिफेंस संजय सेठ ने। फिर 8th एडिशन ऑफ इंडिया यूके मिलिट्री एक्सरसाइज अजय वॉरियर, ये स्टार्ट हुआ है कहाँ पे? राजस्थान में। राजस्थान में आपका है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज, वहीं पे ये स्टार्ट हुआ है। ये चलेगा 17 to 30 नवंबर। और हमेशा याद रखना, जब भी हम लोग मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ते हैं ना, पढ़ने का तरीका क्या होता है?
ये किसके किसके बीच है, तो ये इंडिया और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। दूसरा आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, ये ट्राई सर्विस है, तो ये बेसिकली क्या है, आर्मी एक्सरसाइज है। ये ट्रेडिशन कहाँ हुआ था, राजस्थान में, ठीक है। और ये कितने दिनों पे होता है, यानी 1 साल, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। हमेशा याद रखना जो अजय वॉरियर एक्सरसाइज है ना, बाइनियली होता है, यानी कि ये कब से, ये कितने दिनों पे होता है, 2 ईयर्स पे होता है। और पहला एक्सरसाइज कब हुआ था, 2011 में, ठीक है। आ जाओ थोड़ा सा एक कॉन्क्लेव पे, जो इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव था, ये ना आज खत्म हुआ है, यानी कि 19 को। ये कहाँ पे हुआ था, न्यू दिल्ली में हुआ था। ये हुआ था आपका न्यू दिल्ली में, ठीक है। इसको ऑर्गेनाइज कौन करता है, इंडियन स्पेस एसोसिएशन। इंडियन स्पेस एसोसिएशन जो है, ये भारत में जितने सारे प्राइवेट सेक्टर है ना जो स्पेस में एक्टिव है, उनका एक एसोसिएशन है। तो फिर इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव का थीम क्या था 2025 का, एक्सपैंडिंग होराइजन्स, इनोवेशन, इंक्लूजन एंड रेसिलियंस इन द न्यू स्पेस एज। इसको इनॉग्रेट किसने किया था, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं। ध्यान ये रखना, भारत में जो स्पेस सेक्टर था वो सिर्फ पब्लिक सेक्टर के लिए था, और ये सिर्फ था किसके लिए, इसरो के लिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बेंगलुरु। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया कि इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया जाएगा। तो फिर प्राइवेट सेक्टर को कब अलाउ किया गया, स्पेस में, स्पेस सेक्टर में, जून 2020। उसी के बाद बना था ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन 21 में। उसके बाद से फिर ये हर साल इंडिया इंटरनेशनल स्पेस कॉन्क्लेव आयोजित करता है। बेसिकली क्या रहता है, इंडिया के बाहर के जो प्राइवेट सेक्टर के हैं जो स्पेस में काम करते हैं, उनको बुलाया जाता है, डिस्कस किया जाता है और कैसे हम लोग अपना बिजनेस बढ़ाएं। फिर इंडिया एंड स्वीडन को चेयर द 7th एनुअल लीड आईटी समिट इन बेलम, ब्राजील। देखो आप जानते हो बेलम ब्राजील में अब ये चल रहा है UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। फिर एक वर्ड है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 30। 2015 में पेरिस में क्लाइमेट समिट हुआ था, जहां पे कंट्रीज के लिए टारगेट सेट किया गया था। हर कंट्रीज को कहा गया था आप टारगेट सेट करो, कार्बन का प्रोडक्शन कितना कम करोगे, क्योंकि कार्बन कहते हैं जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, कोयले वगैरह को जलाया गया है, इससे वर्ल्ड में कार्बन की मात्रा बढ़ गई है। कार्बन क्या करता है, सन के रेज को आने देता है, लेकिन अर्थ जो वापस आपका हीट भेजता है ना, उस फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देता है। तो जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ के हीट को ब्लॉक करेगा, तो वो तो अर्थ पे रह जाएगा, अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। इससे क्या होगा, क्लाइमेट चेंज होगा, उथल पुथल मचेगा, ओशन का लेवल बढ़ेगा, मुंबई आपका पानी के अंदर चला जाएगा, वगैरह वगैरह। ये जो क्लाइमेट समिट हुआ था जिसमें टारगेट सेट किए गए थे कंट्रीज के लिए, ठीक है, जिस कंट्रीज ने इसको साइन कर रखा है उसको कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। एक्चुअली देखो ये और थोड़ा बैक चले जाओ, ये ना आप चले जाओगे, ये रियो समिट में ये सब चीज किया गया था। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बेसिकली उसको कहते हैं जिन्होंने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज को साइन किया है और जो उसने कमिट किया है कि हम अपने अपने कंट्रीज में कार्बन के प्रोडक्शन को कट करेंगे। 30 है ना, इसका मतलब 30th मीटिंग हो रहा है। ये हो रहा है कहाँ पे, बेलम ब्राजील में। भारत की तरफ से कौन गए थे, भारत की तरफ से गए थे हमारे एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव। यहीं पे ना साइड में 2 चीज हुआ है, ठीक है। पहला, उन्होंने को चेयर किया है LEDIT को। अब देखो ये हर साल होता है। LEDIT का फुल फॉर्म होता है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इसको लॉन्च किया था भारत और स्वीडन ने मिलकर, यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट जो हुआ था 2019 इन यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। तो लीड आईटी का फॉर्म होता है लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशंस, ठीक है। ये स्वीडन और इंडिया ने लॉन्च किया और इसको सपोर्टेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपने पिछले वीडियो में देखा था
इसने आंध्रा गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन किया है ताकि आंध्रा में इलेक्ट्रिसिटी का सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके और साइबर स्पेशली साइबर सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके। ठीक है, तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है, लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन। इसका देखो मकसद क्या है, इसके मेंबर वही हो सकते हैं कंट्री जिन्होंने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया है, जिसमें कहा गया था आप अपने कार्बन के प्रोडक्शन को कट करो। ठीक है, वो तो गवर्नमेंट के लिए कर दिया। कुछ कुछ इंडस्ट्री ऐसे होते हैं जहां पे एनर्जी इंटेंसिव होता है, जिसमें एनर्जी बहुत यूज किया जाता है, और इनको टारगेट किया गया है कि आप ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप करो जिससे कि आपका एनर्जी का कंजम्पशन कम हो सके। तो फिर उसी के लिए लाया गया एलईडी लेड आईटी। ये उस इंडस्ट्री को टारगेट करता है जहां पे एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है और जहां पे कार्बन के प्रोडक्शन को कट करना बहुत ही मुश्किल है। जैसे थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में आपको कोयला जलाया जाएगा, वहां पे कार्बन के एमिशन को कम करना एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो फिर एलईडी आईटी या लेड आईटी कोशिश करता है कि इस तरह के टेक्नोलॉजी को डेवलप किया जाए ताकि ये भी कार्बन एमिशन कर सके। और इन्होंने टारगेट रखा है जो इंटेंसिव हैवी इंडस्ट्री है उनका जो नेट कार्बन एमिशन है उसको जीरो करना है। कब तक? 2050 तक। हर साल मीटिंग होगा इसका। ठीक है। दूसरा, इसी के साथ आपका एक मीटिंग हुआ था हाई लेवल मिनिस्ट्रियल सेगमेंट ऑन इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये भी बेलम में ही हुआ था। ये जो था ना, लेकिन इसको होस्ट किया था किसने? ब्राजील ने। और थीम क्या था? प्रोटेक्टिंग बिग कैट्स, प्रोटेक्टिंग क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। इसको संबोधित किया था भूपेंद्र यादव ने। थोड़ा सा याद रखना, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अभी गई थी अंगोला। ठीक है। तो जब अंगोला और बोट्सवाना दोनों कंट्री ने अनाउंस किया कि हम इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के ज्वाइन करेंगे, तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस जो है ना, ये बेसिकली इंडिया का एक इनिशिएटिव है। इसमें 7 बिग कैट्स, 7 में कौन हो गया? टाइगर, फिर हो गया आपका लायन, फिर हो गया आपका लेपर्ड। ठीक है। फिर आपका हो गया स्नो लेपर्ड, स्नो लेपर्ड। ठीक है। टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, स्नो लेपर्ड हो गया, फिर हो गया प्यूमा, जैगुआर, और आपका हो गया चीता। इसमें प्यूमा और जैगुआर भारत में नहीं पाया जाता। तो 7 ऐसे बिग कैट्स हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, प्यूमा, जैगुआर और चीता। इनके प्रोटेक्शन के लिए ये लॉन्च किया गया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। भारत इसका संस्थापक देश है। और ध्यान रखना, भूपेंद्र यादव जो है ना, अभी इसके चेयरमैन भी हैं, प्रेसिडेंट हैं। ठीक है। 24th SCO हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग इन मॉस्को। ये हुआ था 17 और 18 नवंबर को। और इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? डॉक्टर एस जयशंकर ने। इसके होस्ट कौन थे? रशियन प्राइम मिनिस्टर मिखाइल मिशुतिन। ठीक है। ऐसे याद रखना, एससीओ के ना 10 परमानेंट मेंबर हैं। चाइना, इंडिया, रशिया, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस। ऑब्जर्वर देखो 2 हैं, मंगोलिया और लाओ। पीडीआर, पीडीआर होता है पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ऑब्जर्वर स्टेटस पहले अफगानिस्तान को ही दिया गया था, लेकिन जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया, ठीक है, 2021 में, उसके बाद से तालिबान को कोई भी गवर्नमेंट एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन अब रशिया ने, पहला वर्ल्ड का कंट्री है रशिया जिसने तालिबान को डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन दिया है। तब से अफगानिस्तान को सस्पेंड कर दिया गया है। तो ऑब्जर्वर स्टेटस 2 ही देश को है, एक मंगोलिया और दूसरा लाओ पीडीआर को है। इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ का फुल फॉर्म है, इसमें 2 होते हैं। एक होता है एससीओ हेड ऑफ स्टेट काउंसिल मीटिंग
और एक होता है SCO, हेड ऑफ गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग। SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल और हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल दोनों में बहुत फर्क है। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हेड ऑफ स्टेट काउंसिल के जो मीटिंग की बात करते हैं ना, तो ये उसका सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। इसका भी हर साल समिट होता है और इस बार समिट कहाँ पे हुआ था? तियानजिन, चाइना में हुआ था। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन भी गए थे। फिर तीनों की फोटो साथ में देख के डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ट्वीट किया था कि वी हैव लॉस्ट इंडिया टू चाइना, यही ट्वीट किया था ना। ये देखो, ये होता है चाइना में। जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल मीटिंग होता है ना, ये दूसरे देश मेंबर कंट्री में होगा। ये सेकंड हाईएस्ट बॉडी है SCO का, हेड ऑफ द गवर्नमेंट काउंसिल। ये बेसिकली डील करता है किससे? इकोनॉमिक, ट्रेड एंड कनेक्टिविटी इश्यूज। और ये ऑर्गेनाइजेशन का बजट करता है आपका अप्रूव। तो जो सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल है। सेकंड रैंक जो होता है हेड ऑफ द काउंसिल होता है, दोनों अलग अलग देश में होता है। तो 2025 का मीटिंग जो हुआ था वो चाइना में हुआ था, 26 का मीटिंग आपका होगा किर्गिज रिपब्लिक में। हम लोग अभी वेट कर रहे हैं ये लोग कब अनाउंस करेंगे कि अगला मीटिंग कहाँ होगा इसका, ठीक है। तो 2025 का मीटिंग तो रशिया में हुआ, अगला कहाँ होगा पता नहीं, अभी तो पता नहीं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बीजिंग, चाइना। फिर ये भी आपने सुना होगा, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, उनको डेथ सेंटेंस दिया गया है 20 अगस्त 2024 में। इनके खिलाफ जबरदस्त स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ था बांग्लादेश में, उसके बाद ये भारत भाग गई। बांग्लादेश में एक सरकार बनी जिसके हेड अभी कौन है? मोहम्मद यूनुस, ठीक है। वो एंटी इंडिया है पूरी तरह से। और एक कारण ये भी है कि भारत ने शरण दे रखा है शेख हसीना को, जिसके साथ इंडिया के बहुत अच्छे संबंध हैं। शेख हसीना पे आरोप है इसने वहां पे जो प्रोटेस्टर थे उस पर गोली चलवाई, उसको कह रहे हैं ये लोग क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। उसके बाद उन्होंने एक बनाया इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल उसने अपने जजमेंट दिया और उसने कहा शेख हसीना को गिल्टी पाया गया है फॉर क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और उसको डेथ सेंटेंस दिया गया। ये बांग्लादेश के इतिहास में पहली बार है जब वहां के कोई लीडर को, है ना, दिया गया है डेथ सेंटेंस। शेख हसीना बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक रहने वाली प्राइम मिनिस्टर है। ये 20 इयर्स तक प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की, और जब 2024 में इनका तख्ता पलटा गया था उससे पहले पिछले 15 साल से ये बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी। अब देखो क्या है, जब ये जजमेंट आया ना उसके बाद मोहम्मद यूनुस ने आपका रिक्वेस्ट किया इंडिया को कि वो शेख हसीना को एक्स्ट्राडाइट कर दे, प्रत्यर्पण कर दे बांग्लादेश को। क्यों? वो कह रहे हैं, वो हवाला दे रहे हैं इसका 2013 में इंडिया और बांग्लादेश ने एक्स्ट्रेडिशन ट्रीटी साइन किया था। उसमें ये कहा गया था अगर कोई आदमी कन्विक्ट होता है जिसमें सजा 1 साल या उससे ज्यादा होती है तो फिर दोनों देश एक दूसरे को सौंप देंगे। इसका मतलब अगर कोई इंडियन जिसको भारत की कोर्ट में 1 साल की सजा हो गई है, अगर वो भाग के चला जाता है बांग्लादेश, तो फिर बांग्लादेश उस आदमी को इंडिया को सौंप देगा। अब देखना है इंडिया सौंपता है या नहीं, ठीक है। तो फिर स्पोर्ट्स का कुछ कर लेते हैं। कुराकाओ, ये शायद आपने कभी नाम भी नहीं सुना होगा इस देश का। ये बहुत ही छोटा देश है, कैरेबियन आइलैंड है, यानी कि कैरेबियन सी में है, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 1,56,000 पीपल है। ये वर्ल्ड का सबसे कम पॉपुलेशन वाला देश क्वालिफाई कर गया है फीफा मेंस वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट के लिए। ये एक रिकॉर्ड बना दिया इसने, इसलिए हम इसको याद कर रहे हैं। कुराकाओ याद रखना, 23rd फीफा मेंस वर्ल्ड कप, ये आपका US, कनाडा और मैक्सिको तीनों मिलकर होस्ट कर रहे हैं। पहली बार इसमें 48 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। पहली बार ये टूर्नामेंट इतना बड़ा हो गया है। जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था 2022 में, वो हुआ था फ्रांस में और चैंपियन कौन था? अर्जेंटीना।
छोटा सा दूसरा न्यूज, यानिक सिनर उसने हरा दिया है कार्लोस अल्कारेज को और जीत लिए 2025 का एटीपी फाइनल्स का सिंगल्स का टाइटल। याद ये रखना, एटीपी होता है एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। मेंस के जितने भी प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर होते हैं उनका ये एसोसिएशन है। ये देखो पूरे साल कोई ना कोई टूर्नामेंट, साल का मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कोई ना कोई टूर्नामेंट करवाते रहते हैं। फिर एक होता है ग्रैंड फिनाले, यानी कि एक अंतिम टूर्नामेंट होता है, उसके बाद वो कैलेंडर ईयर का सीजन खत्म हो जाता है, उसको कहते हैं ये लोग एटीपी फाइनल्स। इसमें टॉप 8 रैंक प्लेयर्स, यानी उस साल जो खेल रहे हैं ना, टॉप 8 रैंक प्लेयर्स सिंगल्स के और टॉप 8 रैंक डबल्स के प्लेयर्स फाइनल में खेलते हैं। ठीक है, ये जो फाइनल था ये हुआ था ट्यूरिन इटली में। ठीक है, तो यहाँ पे जो पिछले साल के चैंपियन थे इटली के यानिक सिनर, उन्होंने वर्ल्ड के नंबर 1 कार्लोस सांचेज जो स्पेन के है उसको फाइनल में हरा के लगातार दूसरी बार ये टाइटल जीत लिया। डबल्स में ये टाइटल किसने जीता है? हेली वारा और हेनरी पैटन। हेलोवेरा वारा जो है फिनलैंड के हैं और हेनरी पैटन जो है यूनाइटेड किंगडम के हैं। उन्होंने फाइनल में हरा दिया किसको? जो सल्सबरी यूनाइटेड किंगडम के और नील स्कुप्सी वो भी यूनाइटेड किंगडम के हैं। देखो इसके साथ मैंने कंट्रीज क्यों लिखा है, क्योंकि बहुत बार होता है ना, वो ये पूछ लेगा कि ये जो जीता है वो किस देश का नागरिक है, किस कंट्री का है। 90% पूछेगा जीतने वाले का नाम, यानिक सिनर। 10% चांस है कि वो कार्लोस सांचेज का नाम पूछ लेगा। ठीक है, और फिर हैबिट बना लो, इसमें आपको याद करना पड़ेगा किस कंट्री के हैं ये लोग। इसी तरह जैसे मेंस में होता है एटीपी, वुमेन्स में होता है WTA, वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन। ठीक है, इसका भी फाइनल होता है। ये पिछली वीडियो में कवर किया है, लेकिन अभी इसको फिर से कर लेते हैं। जो 2025 का WTA फाइनल्स था उसका जो सिंगल्स था वो जीता किसने? एलेना रैबाकिना ने। ये कहाँ की है? कजाकिस्तान की। और फाइनल में इन्होंने हराया किसको? आरण्या सबलेंका। ये कहाँ की है? बेलारूस। डबल्स में वेरोनिका कुदरमोतोवा और एलिसी मर्टेंस की जोड़ी ने हरा दिया टिम्यू बाबोस और लुइसा स्टेफानी को। WTA का फाइनल जो हुआ था वो हुआ था कहाँ पे? सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद में। तो मेंस और वुमेन्स एटीपी फाइनल्स यानिक सिनर और WTA की फाइनल्स विनर कौन है? एलेना रैबाकिना। एक छोटा सा एशियन आर्चरी चैंपियनशिप, ज्यादा नहीं याद करना है। ये हुआ था कहाँ पे? ढाका में, बांग्लादेश में हुआ था। भारत ने 10 मेडल जीता, 6 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। इंडिया नंबर 1 टीम रहा। हमेशा याद रखना, आर्चरी में दबदबा रहता है साउथ कोरिया का पूरे वर्ल्ड में। एशियन आर्चरी चैंपियनशिप में अधिकतर जो प्लेयर्स आए थे ना चाइना से या कोरिया से, वो बिल्कुल नए प्लेयर थे, तो इसमें समझो ज्यादा मुकाबला था नहीं। फिर भी इंडिया मेडल, हम लोग एग्जाम के लिए पढ़ते हैं, तो इंडिया मेडल टैली में टॉप पे था। इंडिया ने भी 10 मेडल जीते, कोरिया ने भी 10 मेडल जीते। फिर लास्ट में होता है ना गोल्ड मेडल किसने ज्यादा जीता, तो जो ज्यादा गोल्ड मेडल जीतता है ना, ओवरऑल भी कम मेडल जीत ले, वो टॉप पे रहता है। क्योंकि इंडिया ने 6 गोल्ड जीते थे और कोरिया ने सिर्फ 2 गोल्ड जीते थे, इसलिए इंडिया टॉप पे था। सेकंड रैंक पे कौन हो गया? साउथ कोरिया हो गया। ठीक है, आज का जो वीडियो है उस पर कुछ क्वेश्चन फ्रेम है, वो देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वाज द थीम ऑफ द 8th नेचुरोपैथी डे? नेचुरोपैथी एंड हेल्दी लिविंग, losing weight naturally through naturopathy. C, naturopathy for healthy aging and living. D, naturopathy for holistic health. E, none of these. आप जानते हो नेचुरोपैथी कब मनाया जाता है? डे 18th of November को। और 2025 में इसका थीम क्या था? losing weight naturally through naturopathy. दूसरा, which is the first state in India to sign an agreement with NPCIL to set up a nuclear power plant? A, तमिलनाडु, B, राजस्थान, C, महाराष्ट्र, D, उत्तर प्रदेश, E, none of these. अब जानते हो इसका आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र। 3, what is the name of India's first indigenously developed
CRISPR based gene therapy for sickle cell disease? A. Kusum 102, B. Birsa 101, C. Namo, D. SCD 101, E. None of these. क्लू क्या है? सिकल सेल डिजीज अधिकतर ट्राइबल्स में होते हैं और भारत सरकार एक बहुत बड़े ट्राइबल नेता भगवान बिरसा मुंडा का 150th एनिवर्सरी भी मना रहा है, बर्थ एनिवर्सरी। तो फिर ये नाम भी किस पे रखा गया है? बिरसा 101 पे। फोर्थ, इंडिया कंडक्ट्स अ मिलिट्री एक्सरसाइज कॉल्ड अजय वॉरियर विथ विच कंट्रीज आर्मी? फर्स्ट, ए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बी फ्रांस, सी जापान, डी यूनाइटेड किंगडम, ई नन ऑफ दीज। आप जानते हो ये किसके साथ किया जा रहा है? यूनाइटेड किंगडम के साथ। ये एक्सरसाइज हर 2 साल के बाद होता है और जो 8th एडिशन है, 8th 2025 में जो हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? राजस्थान में हो रहा है। In which state has the statue of freedom fighter Huda Devi Pasi been unveiled recently? Huda Devi Pasi, A. तमिलनाडु, B. राजस्थान, C. महाराष्ट्र, D. उत्तर प्रदेश, E. नन ऑफ दीज। स्टैच्यू को अनवेल करने गए थे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और यूपी के सीएम जो है आदित्यनाथ। राजनाथ सिंह रिप्रेजेंट करते हैं लखनऊ कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ठीक है? तो फिर ये लखनऊ में किया गया था, इसका मतलब स्टेट कौन सा हो गया? उत्तर प्रदेश। आज की वीडियो में ये था, ठीक है? अब ये वीडियो ना हमेशा आपको 9 o'clock मिला करेगा, ठीक है? ताकि लेटेस्ट न्यूज़ को इसमें कवर किया सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।